नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम बायोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1965? आपने बताना है दोस्तों 1965 में किसने सेल को डिस्कवर किया था। ये एसएससी में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इन्होंने दोस्तों कॉर्क की डेड सेल को डिस्कवर किया था। और अगर पूछा जाए लिविंग सेल को किसने किया था, तो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था लीवेनहॉक ने। ठीक है, लीवेनहॉक ने दोस्तों डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। और कौन सी लिविंग सेल थी? ऑन वाटर की। याद रखना है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है तो आपने आंसर कर देना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार माइक ठीक करने दो, आई थिंक आवाज़ कम जा रही होगी। और देखो दोस्तों, आपको बताऊं एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होगा, डेट आ चुकी है, ये आपको पता होगा। बट इस बार जो स्ट्रैटेजी रखनी है आपने वो क्या रखनी है, तो देखो आपने टेक्निकल को अच्छे से करना है। अगर आपको टेक्निकल का सिलेबस नहीं पता तो सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए और लास्ट 6 से 7 साल के पेपर्स को उठा के ये देख लीजिए किससे कितना वेटेज है और उसके हिसाब से दोस्तों अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो एक तो शॉर्ट टाइम में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और दूसरा दोस्तों आप अच्छे नंबर टेक्निकल में गेन कर लेंगे। दूसरा फिर आपने रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग में कम से कम दोस्तों आपने 40 प्लस तो करना ही है किसी भी हाल में, और इसके लिए मेहनत लगेगी। सोर्स क्या होगा? सोर्स दोस्तों देखो मार्केट में काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते हैं और आपकी थोड़ी बहुत ही प्रिपरेशन है रीजनिंग की, तो आप डायरेक्ट सीजीएल के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने सीजीएल के पेपर सॉल्व कर लिए ना तो 100% दोस्तों आप 40 प्लस यहाँ पे नंबर ले आएंगे। टाइमिंग भी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद आपने साइंस को प्रायोरिटी देनी है। एंड देन जैसे कि पॉलिटी से क्वेश्चंस लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग है जैसे कि हिस्ट्री है दोस्तों, ज्योग्राफी, इनको बाद में देखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस दोस्तों बहुत कम चांस है कि इनसे क्वेश्चन लग जाएं। बट पॉलिटी, साइंस और इन सभी को आपने अच्छे से करना है तो आप 140 टच कर जाएंगे या प्लस भी ला सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर। आपको बताना है इसमें से सेल थ्योरी किस पर अप्लाई नहीं होती है दोस्तों। तो सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था कि सेल थ्योरी क्या होती है और वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। वायरस डू नॉट फॉलो दी सेल थ्योरी। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन बाय सेल थ्योरी। मतलब अब आपने बताना है सेल थ्योरी को किसने दिया था, और ये यूपी SSC में पूछा जा चुका है। तो देखो दोस्तों, सेल थ्योरी को दिया था शेल्डन और श्वान ने, या फिर श्वान एंड शेल्डन, दो साइंटिस्ट के नेम है, याद रखना है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो आपने बताना है सेल के कंपोजिशन की और स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं। मतलब सिंपली हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि स्टडी ऑफ सेल किसको बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल, भाई जब सेल की स्टडी करेंगे तो सेल के सभी पार्ट्स की स्टडी करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। डेट आपने याद नहीं रखनी है, ईयर यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ईयर दोस्तों सेल में इम्पोर्टेंट था, बट यहाँ पे डेट या ईयर इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने सिंपली ये याद रखना है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी दोस्तों, देखो न्यूक्लियस को हम क्या मानते हैं कि सेल का ब्रेन होता है, तो यहाँ से ब्रेन से निकल के आता है ब्राउन, मतलब रिलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
ब्राउन। तो किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की, द एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो देखो दोस्तों, जो सेल है, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि प्रोटोप्लाज्म अगर न्यूक्लियस में है तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे, और अगर न्यूक्लियस के बाहर रिमेनिंग सेल में है तो उसको बोल देंगे साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे आपने बताना है एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? तो देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा याद करने का है। कार्बन तो होगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन का बना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन भी होगा दोस्तों, नाइट्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो याद रखना है ये चारों कंपाउंड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए फिर बात करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो यहाँ पे आपने बताना है कि एक एनिमल सेल है और एक दोस्तों प्लांट सेल है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि एनिमल सेल में तो एब्सेंट होगा बट प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, ऐसा ऑर्गेनेल कौन सा है? तो देखो दोस्तों, सेल वॉल हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, वेयर एज इन केस ऑफ प्लांट सेल ये प्रेजेंट होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेल वॉल। अब यहाँ पे और ऑप्शन देखेंगे, देखो साइटोप्लाज्म तो सभी में होता है, वैक्यूलस दोस्तों सभी में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी में होती है, बट एक सेल वॉल ऐसी है और जो कि एनिमल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। दूसरा हो सकता है दोस्तों, दूसरा क्या हो सकता है? प्लास्टिड। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो आपने बताना है दोस्तों सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है लिपिड्स, स्टार्च, सेलुलोज एंड प्रोटीन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। चलिए फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। तो आपने बताना है दोस्तों किस सेल ऑर्गेनेल को हम डाइजेस्टिव बैग के नाम से जानते हैं। डाइजेस्टिव बैग या सुसाइडियल बैग या फिर एटम बॉम्ब, सभी एक के ही नाम है, ठीक है। तो किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं दोस्तों, और लाइसोसोम के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। चलिए फिर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। तो यहाँ पे आपने बताना है कि डीएनए कौन से सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट नहीं होता है। देखो दोस्तों, सेल की बात करें तो सेल में तो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है डीएनए, बट सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है, आपका लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों? सेल ऑर्गेनेल होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या बताना है? यहाँ पे बताना है कि किसके अंदर डीएनए नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर तो ऑलरेडी डीएनए होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। तो इनके अंदर तो डीएनए होता है, जबकि लाइसोसोम के अंदर दोस्तों डीएनए नहीं होता है, याद रखना है आपने। और क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि इनके पास राइबोसोम भी होते हैं दोस्तों, राइबोसोम भी होते हैं,
और राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? 70S के होते हैं, मतलब कि सेम सिमिलर होता है बिल्कुल जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे एंड माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। चलिए फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बताना है कि पावर हाउस किसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, नेम द सेल ऑर्गेनेल दैट इज मेन ऑर्गेनेल इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में मेन ऑर्गेनेल कौन होता है? वो होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? मेन ऑर्गेनेल होता है और इसी को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि पूरी प्रक्रिया लास्ट में जाके माइटोकॉन्ड्रिया पे ही खत्म होती है दोस्तों रेस्पिरेशन की। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं। क्रेब साइकिल कहाँ पे आपको नजर आएगी? तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही नजर आती है, जिसमें एटीपी बनता है। ठीक है, और कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? वो भी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आपने बताना है इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर की थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा अल्टमैन। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। चलिए अब बात करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन आरएनए? तो इनमें से किस में दोस्तों आरएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्लास्टिड में होता है, लाइसोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। तो आपको पता है आरएनए के 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। तो ये क्या टाइप होते हैं दोस्तों? ये माइटोकॉन्ड्रिया के टाइप होते हैं। अब ध्यान देना है यहाँ पे, एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। आरआरएनए को बोलते हैं दोस्तों राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एंड इनकी पोजीशन बताऊंगा कहाँ पे होती है और इनका काम क्या होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं दोस्तों, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस में सभी का काम होता है, बट ये प्रोटीन की साइट होती है जहाँ पे प्रोटीन बनती है, प्रोटीन फैक्ट्री इसी को बोलते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं दोस्तों? ये रफ, दोबारा से लिखने दो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और टीआरएनए क्या होता है दोस्तों? ट्रांसक्रिप्शन आरएनए। ये क्या करता है? ये अमीनो एसिड को लाता है, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन्स बनते हैं। और ये लाके कहाँ पे देता है? ये लाके देता है राइबोसोमल आरएनए को, जहाँ पे दोस्तों ये रिजेंबल किए जाते हैं और इनसे प्रोटीन बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, राइबोसोम में आरएनए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए सेल विद इन ए सेल? मतलब कि यहाँ पे आपने बताना है एक सेल, सेल के अंदर किसको बोलते हैं? सेल के अंदर सेल किसको बोलते हैं? सिंपली ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो दोस्तों दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट भी है, बट यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा वो होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें डीएनए का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी हो जाएगा, दोनों हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने आंसर करना होगा। चलिए फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल? आपने बताना है इनमें से कौन सा एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेल, बट प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो देखो दोस्तों, न्यूक्लियस सभी में प्रेजेंट होगा, विदाउट न्यूक्लियस सेल का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज दिस इज द ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, सभी में होगा। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये किसको बोलते हैं दोस्तों? ये ट्रांसपोर्टेशन बॉडी होती है, और भी काम होते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, ठीक है। तो ये सभी काम किसके होते हैं? गोल्जी अपरेटस के होते हैं। एंड प्लास्टिड, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो सेंट्रोसोम हो जाएंगे, बिकॉज ये
कब अपीयर होते हैं दोस्तों सेंट्रोसोम? सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान। तो याद रखना है आपने, सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन प्लांट सेल। चलिए फिर आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? तो इनमें से किसको हम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट बोलते हैं? तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये बोलते हैं दोस्तों राइबोसोम को। राइबोसोम को हम बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और यू कैन से साइट ऑफ, या यू कैन से प्रोटीन फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, जहाँ पे दोस्तों प्रोटीन बनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सेल इज प्रेजेंट इन द प्लांट बाय विच दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस? तो यहाँ पे आपने बताना है कि सेल में कौन सा ऑर्गन ऐसा होता है जिसकी हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खुद का फूड बनाते हैं, ठीक है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ये प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस। तो ये यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों क्लोरोफिल होता है, जो कि ग्रेनम में होता है, ऐसे करके ग्रेनम में होता है यहाँ पे, इस टाइप से। इसकी हेल्प से दोस्तों ये पहले तो एटीपी बनाते हैं। अब देखो एटीपी का यूज होगा किसमें? ग्लूकोज को बनाने में। क्योंकि जब कंपाउंड जुड़ते हैं, जब कंपाउंड मतलब कि जब दोस्तों दो चीज़ जुड़ती है, दो केमिकल जुड़ते हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब इसके पास एनर्जी नहीं होगी तो दोस्तों ये कंबाइन करके ग्लूकोज कैसे बनाएगा? ठीक है, ये कंबाइन करके CO2 को और वाटर को कंबाइन करके दोस्तों ग्लूकोज कैसे बनाएगा? तो इसलिए दोस्तों इसको पहले एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और एटीपी कहाँ बनती है? एटीपी बनती है दोस्तों इन ग्रेनम्स में। तो ये ग्रेनम्स होते हैं, यहाँ पे प्रकाश पड़ता है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल बनाता है एटीपी, और उसकी हेल्प से ये दोस्तों कंबाइन हो गए ग्लूकोज बनाते हैं। तो ध्यान रखना है। और इसी ग्लूकोज का यूज करके दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है? फिर से एटीपी बनाती है, ठीक है, जिसमें क्रेब्स साइकिल चलती है। चलिए फिर बात करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या सही है इनमें से? तो देखो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करती है डीएनए, बिल्कुल। ये रोड शेप्ड का होता है, मैंने आपको कल बताया था, ये रोड शेप्ड का होता है, ठीक है। और इसकी जो सरफेस होती है वो इरेगुलर होती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये इरेगुलर होती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो एटीपी है यहीं पे बनेगा। क्रैब साइकिल में तो एक एटीपी बनता है दोस्तों, और बाकी के 37 यहीं पे बनते हैं, क्योंकि दो जो केमिकल है ये आके इस पे चिपकते हैं और फिर जाके आगे की प्रक्रिया चलती है। तो ये रोड शेप्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज, ठीक है, इनटू यूजेबल एनर्जी एंड स्टोर्ड एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको बोलते हैं दोस्तों एटीपी। तो ये काम कौन करता है? ये करता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। तो सभी पॉइंट्स इसके लिए सही है, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका राइट हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं, अगर मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप कमेंट लिख सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं थोड़ा आराम से पढ़ा दूंगा। बट देखो, ये सभी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चंस देखने हैं और आंसर आपको पता ही है, क्योंकि सभी चीज़ें मैं आपको थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखो, अभी तक हमने बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें कवर की है। बायोलॉजी में दोस्तों मैंने सेल पढ़ा है आपको, ठीक है, सेल इससे बाहर नहीं पूछेगा कुछ भी, जितना भी था वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब बचा है दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो है सेल में, तो कुछ नहीं है। हाँ, सेल में सेल डिवीज़न है, आई थिंक मैंने सेल डिवीज़न भी करा दिया है। हाँ, सेल डिवीज़न भी हो चुका है दोस्तों। तो 2 चैप्टर हो चुके हैं। अब ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं, सेकंड चैप्टर के कल मैं लाऊंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई थ्रू। तो मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है? जिनमें दोस्तों एक से ज़्यादा सेल होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे जीवधारियों को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। भाई देखो, जब आप बॉर्न हुए, बॉर्न मतलब जब पहला स्टेप होता है, ठीक है, तो उस टाइम एक ही सेल होती है, 1 सेल होती है।
अब आप देख रहे हैं अब इतने बड़े हो चुके हैं तो आप में दोस्तों ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं। तो ये सेल कैसे बनी है? तो ये बनी है थ्रू दी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन करके माइटोसिस से ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। सेल डिवीजन करके ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिसेलुलर क्यों नहीं करते हैं दोस्तों? क्योंकि यूनिसेलुलर में सेल एक ही होती है। अब जब एक सेल है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। चलिए फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। देखो दोस्तों, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। क्या होता है? ये होता है दोस्तों प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में ही सभी सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। चलिए फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड। मतलब देखो, मैं आपको ये बताया था दोस्तों कि सेल क्या होती है। सेल आपस में मिलके क्या बनाती है? टिश्यूज बनाती हैं, और टिश्यूज आपस में मिलके दोस्तों क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब समझो ये सेल कौन सी होंगी? देखो ये सेल कौन सी होंगी दोस्तों? जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगी। लेट सपोज आप दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बॉलिंग करते हैं, ठीक है। आप बैटिंग करते हैं, मतलब कोई दूसरा बैट्समैन बैटिंग करता है, तो सेम वर्क इनमें भी होता है। कोई सेल तो बैटिंग करती है, कोई सेल बॉलिंग करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जो बॉलिंग करती है उनको अलग हम निकालेंगे, और वे आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे दोस्तों? एक टीम बनाएंगे, जिसको बोलेंगे हम टिश्यू, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे टिश्यू। और सेम स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले टिश्यू आपस में मिलके बनाएंगे ऑर्गन। क्योंकि देखो एक हार्ट है, हार्ट एक ऑर्गन है दोस्तों, और आपको पता है हार्ट का क्या काम होता है? पंपिंग करना होता है। अब देखो हार्ट में जितनी भी सेल्स होंगी वे सभी क्या करेंगी? पंप करेंगी, तभी जाके दोस्तों टिश्यू काम करेंगे। मतलब सेल ही काम कर रही है, बेसिकली तो सेल ही काम कर रही है। तो सेल स्पेसिफिक फंक्शन करेगी। कौन सा फंक्शन करेगी दोस्तों? पंपिंग का। तो ये सारा काम सेल के अंदर हो रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे इनको सिमिलर सेल्स मिलके क्या करती है दोस्तों? एक टिश्यू बनाती है, ठीक है। चलिए बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 24 की। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग फ्री सेल। आपने बताना है दोस्तों फर्स्ट लिविंग फ्री सेल। तो देखो लिविंग फ्री सेल की बात कर रहे हैं, जो कि किसने की थी दोस्तों? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो इसको कट कर देना, ठीक है, ये गलती से हो गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। इन्होंने ही माइक्रोस्कोप की खोज की थी, डिस्कवरी की थी, जिसकी हेल्प से इन्होंने दोस्तों इसकी डिस्कवरी की। तो ध्यान रखना है दोनों रिलेटेड हैं, ठीक है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि बैक्टीरिया की डिस्कवरी भी इन्होंने की थी दोस्तों। तो इसलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन हो जाएंगे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और इन्हीं को दोस्तों बोलेंगे फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, याद रखना है आपने। एंड ये हो जाएंगे दोस्तों फादर ऑफ लिविंग सेल, बस ऐसे बोल सकते हैं आप। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सेल्यूलोज वॉल इज फाउंड इन हुज सेल। तो आपने बताना है दोस्तों जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज सेल वॉल होती है, ये किसकी होती है? मतलब कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? एनिमल में तो देखो होती नहीं है दोस्तों, बैक्टीरिया में या फंगी में या फिर प्लांट में। तो बैक्टीरिया में बनी होती है दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकेन की, जबकि फंगी की बनी होती है काइटिन की, और प्लांट की बनी होती है सेलुलोज की। सभी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉमनली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो आपने बताना है कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है दोस्तों कि जो कि एनिमल में भी पाया जाता है और प्लांट दोनों में पाया जाता है। तो देखो दोस्तों सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है,
एनिमल में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में होगा दोस्तों। चलिए बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल विद इन द यूकैरियोटिक सेल। तो इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, वेयर इज डीएनए फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बाहर, देखो न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है, लीनियर फॉर्म में होता है दोस्तों, ठीक है, बट न्यूक्लियस के बाहर कहाँ पे डीएनए आपको देखने को मिलेगा, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों, दोनों में डीएनए आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए फिर बात करेंगे हम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोस्तों यूकैरियोटिक सेल में किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है दोस्तों फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स की, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की, ठीक है, याद रखना है। अब देखो इसको याद कराने का कोई तरीका नहीं है, बस 2-3 बार आपने रिपीट करना है और याद हो जाएगा। चलिए फिर बात करेंगे हम, ये क्वेश्चंस हो चुके हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन में दोस्तों आपको बता चुका हूँ अच्छे से, देखो ये पूरा नोट्स है इसका। सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसी के अनुसार हम चलेंगे। अब हम चलेंगे दोस्तों जेनेटिक्स पर। जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चंस आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे हैं वे सभी मैं कराऊंगा दोस्तों, सभी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और इस चैप्टर्स को हम बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखो दोस्तों जल्दी नहीं करना है, कुछ भी काम जल्दी नहीं करना है। देखो जॉब है, अब सक्सेस है, कोई एक रात का काम नहीं है कि एक रात पढ़ के काम हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा मेहनत तो करनी होगी। और मेहनत ये है कि आपने चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़ना है, तभी क्वेश्चंस आप लगा पाएंगे। अगर आपने लास्ट ईयर का एग्ज़ाम देखा होगा तो आपने देखा होगा दोस्तों कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी थे। ये ट्रिकी इसलिए होते हैं दोस्तों बिकॉज हम चीज़ों को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं और हम पॉइंट टू पॉइंट, जैसे लुसेंट है या और कोई शॉर्ट बुक्स होती हैं उनको पढ़ के चले जाते हैं। तो अब इन बुक्स से काम नहीं होने वाला है, आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी दोस्तों आपके क्वेश्चन लग पाएंगे। अब देखो कंपटीशन बढ़ चुका है, इसलिए मैं आपको एक सलाह यही देना चाहूँगा हर बार कि अच्छे से टेक्निकल को कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका टेक्निकल अच्छा होगा उतना ही आपका सभी चीज़ें इजी हो जाएंगी, बिकॉज आपको फिर मेंस भी देना है। तो टेक्निकल में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश कीजिए। मैं अपना दोस्तों स्कोर बताता हूँ, टेक्निकल में जितनी बार भी मैंने प्री निकाला है हर बार मेरा 80+ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम मेरा आई थिंक 52-53 के समथिंग था, बट उसके बाद जो तीनों बार मैंने प्री निकाला उसमें मेरा 80+ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले दोस्तों, अब देखो अब तो नॉलेज हो चुकी है कि किस टॉपिक से कितना पूछता है, कौन कौन से टॉपिक पूछ सकता है, बट जब नॉलेज नहीं थी फर्स्ट टाइम जब हमने प्री निकाला तो उस टाइम दोस्तों हमने पूरा अच्छे से सिलेबस पढ़ा था और पेपर्स को 2-3 दिन बैठ के एनालिसिस किया था, देखा कि किससे कितना पूछता है, तो उसी के दोस्तों अनुसार हमने पढ़ा और 80+ वहाँ पे हमने गेन किया। तो यही आपने करना है, चीज़ों को जितना अच्छे से समझ के करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। और रीजनिंग अगर आप प्रैक्टिस अभी से नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट तो रोज़ पढ़ना ही है, ठीक है। 1 घंटा करेंगे तो और बेनिफिट आपको मिलेगा। और हाँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 मंथ पढ़ के इसको छोड़ दें और उसके बाद एग्ज़ाम्स के टाइम इसको उठाएं, तो दोस्तों फिर आप जीरो हो जाएंगे इसमें, क्योंकि रीजनिंग एक प्रैक्टिस का खेल है, कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। अभी से प्रैक्टिस करो, चाहे 30 मिनट करो, पर डेली क्वेश्चंस को लगा के देखो। और अगर दोस्तों आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसएससी जेईई की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपने प्ले स्टोर से कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है सिंपली, और वहाँ पे जो जाके दोस्तों ऐड हो जाना है। यहाँ पे आपको
कंप्लीट बैच मिलेगा, जिसमें टेक्निकल जो कि पीयूष सर ने पढ़ा रखा है, और पीयूष सर बहुत ही फाइन टेक्निकल पढ़ाते हैं। अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो 100% दोस्तों आप 70+ आराम से ले आएंगे। और नॉन टेक दोस्तों मैं कराऊंगा आपको, बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। कोई भी चीज़ें यहाँ पे हम जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, सभी चीज़ें दोस्तों समझ के करेंगे। और 100% दोस्तों नॉन टेक में भी आपको यहाँ पे 70 to 75 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन में मिलेंगी। आप कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में या किसी भी आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9568738917। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।